हेलो एवरीवन, मैं अभिनय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभी टेट क्लासेस। वीडियो से जुड़ने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। आज का टॉपिक है हमारा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात याद रखनी है कि आप एक बेहतर शिक्षक बनने जा रहे हैं और एक बेहतर शिक्षक वही होता है जिसको टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज होती है। तो आप लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस टॉपिक की पूरी कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक कवर करते हैं हम कि अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर बोलते हैं। कोई हमें संख्या अगर दी हुई है और वो पूर्ण तरह विभाजित हो जाए किसी अन्य संख्या से, तो वह अन्य संख्या दी हुई संख्या का क्या होगा, अपवर्तक होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा 15, ये हमारी क्या है, दी हुई संख्या है। अब मैं बोलूं कि ये 15 किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ये 5 से विभाजित हो जाएगा, ये 15 से विभाजित हो जाएगा, ये 1 से विभाजित हो जाएगा। तो ये जो विभाजित कर रही है संख्या हमारी दी हुई संख्या को, तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे ये, ठीक है। तो इधर से एक छोटा सा क्वेश्चन निकल के आता है यूपी टेट और सी टेट के लिए, कि वो हमसे ये बोलता है कि ऐसी कौन सी संख्या होती है जो हर संख्या का अपवर्तक या समापवर्तक संख्या होगी। तो हमें देखने से पता चल रहा है ऐसी कौन सी संख्या है, एक ऐसी संख्या होती है जो हर संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है। अब हम देखेंगे समापवर्तक संख्या कौन सी होती है। समापवर्तक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जब हमें कोई 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हुई हैं और वो पूर्ण तरह विभाजित हो जाए किसी अन्य संख्या से, तो विभाजित करने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, हम समापवर्तक संख्या बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिख लिया 8 और 12, ये हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं। अब मैं बोलूं इन दोनों संख्याओं को पूर्ण तरह विभाजित करने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे मेरे से सर 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 ये ऐसी संख्याएं हैं जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण तरह विभाजित करती है। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, समापवर्तक संख्याएं बोलेंगे। अपवर्तक और समापवर्तक में क्या अंतर होता है, अपवर्तक में हम एक ही संख्या को विभाजित करते हैं और समापवर्तक में 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करते हैं, और जो विभाजित करती है संख्या उसको क्या बोलते हैं, हम समापवर्तक संख्या बोलते हैं। अगर महत्तम समापवर्तक संख्या क्या होती है, महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक संख्या। अब मैं इसमें से बोलूं कि इनमें से महत्तम समापवर्तक संख्या क्या होगी, महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, 4। अब 4 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक दी गई संख्या को पूर्ण तरह विभाजित कर रही है, तो हम 4 को क्या बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक संख्या बोलेंगे। अब हम देखेंगे महत्तम समापवर्तक कैसे निकालती हैं। महत्तम समापवर्तक मतलब मासा निकालने की सबसे पहली विधि होती है हमारी गुणनखंड विधि। अब इस गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जो हमें संख्याएं दी होती हैं उनको एक एक करके क्या करते हैं, हम अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर में बताना चाहूंगा, जैसे हमें दी हुई है 12 और 18 का, उसने बोला हमसे लासा निकालिए गुणनखंड विधि से, तो हम क्या करेंगे, 12 को विभाजित करेंगे सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से। तो इसमें एक छोटा सा और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। और 2 हमारी एक ऐसी अभाज्य संख्या होती है जो सम अभाज्य संख्या होती है, और सारी अभाज्य संख्या हमारी विषम संख्या होती है। अब काफी सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो मैं आपको वो भी बताता हूं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल 2 संख्याओं से विभाजित होंगी। एक तो होती है वो 1 से विभाजित, और एक खुद स्वयं से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, 2 होती है। अब हम 2 से इसको विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब हम फिर देखेंगे 6 को कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित होगा, फिर 2 से होगा ये,
तो 3 आ गया। अब मैंने देखा 2 से तो हो नहीं रहा, तो 2 से बड़ी देखेंगे और अभाज्य संख्या अगली कौन सी आती है 3, तो 3 से विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं हम, इस 12 के जो भी गुणनखंड आए हैं उसको गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब हम देखेंगे 18 को विभाजित करेंगे, ऐसे 18 को विभाजित कर लिया हमने किससे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, तो ये 9 आ गया। फिर इसको 3 से करा, 3 आ गया। फिर इस 3 को करा, 3 आ गया। तो 18 के हमारे गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब महत्तम समापवर्तीय निकालना होता है हमें, तो क्या करते हैं हम, सर्वनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो इसमें से सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं, एक तो ये 2 हो गया और एक ये 3 हो गया। तो जो हमारे सर्वनिष्ठ गुणनखंड होंगे हम उनका गुणा करेंगे और वही हमारा क्या होगा, मासा होगा, वही हमारा क्या होगा, मासा होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें 2 गुणा 3, तो मासा क्या निकल के आ गया हमारा 6 आ गया। तो ये तो थी हमारी क्या गुणनखंड विधि। अब दूसरी विधि देखेंगे, विधि होती है हमारी क्या भाग विधि। इसमें क्या करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं 9 4 9 का हमने भाग दिया 9 2 3 से, तो एक बार गया, तो कितना बचेगा 6। अब जो भी हमारा शेषफल बचेगा, जो भी हमारा शेषफल बचेगा, अब इस शेषफल को हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे किससे, जो हमारा पहला भाजक था, इस भाजक को हम क्या करेंगे, शेषफल से भाग दे देंगे। दे देते हैं, चलिए 3 बार जाएगा 78 हो गया, 12 में से 8 गए 4 3 1, 5 बार जाएगा 130। अब क्या हुआ, फिर शेषफल बचा हमारा कितना 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस शेषफल को, इस शेषफल से अब हम क्या करेंगे, इस भाजक का भाग दे देंगे। ये भाजक का भाग दे दिया 26 2, क्या बचा 0 बचा। अब मतलब ये हम कब तक करते हैं, जब तक हमारा शेषफल क्या है 0 ना आ जाए। और जिस शेषफल से भाग देने पर 0 शेषफल बचेगा हमारा, वही हमारा क्या होता है, महत्तम समावर्तक होता है। तो इन दोनों का मासा क्या हो गया हमारा 13 हो गया। ये तो क्या था हमारा भाजक से था। अब हम बताएंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देता है। वो हमें 2 संख्या लिख देगा, जैसे उसने 24 लिख दी और 36 लिख दी। अब इनके क्या करेगा, गुणनखंड भी दे देगा, दे दिए उसने गुणनखंड, लेकिन गुणनखंड क्या करेगा, वो घात के रूप में देगा। अब हमसे पूछेगा कि इसका मासा बताइए क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था मासा क्या होता है, सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणा। तो मैंने देखा सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, इसमें 2 है। बस अब याद क्या रखना है, जब हम मासा निकालेंगे तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड की जिसकी घात कम होगी हम उसको लिखेंगे। तो इसमें घात 3 है, इसमें घात 2 है, तो कौन सी, किसकी घात कम है हमारी, इसकी घात कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। फिर मैंने देखा 3, इसकी घात कुछ नहीं है, तो इसका मतलब होता है 1 है। अब मैंने देखा 3 की घात किसमें कम है, ये भी कम, तो इसको कर दे, लिख देंगे गुणा करके। तो 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 का गुणा हमें कितनी बार करना है, 2 बार करना है। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो इसका क्या निकल के आया, मासा हमारा 12 निकल के आया। बस आपको याद रखना है जिसकी घात कम होती है उसे ही लिखते हैं। चलिए तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि लघुत्तम समापवर्तीय क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तीय में सबसे पहले देखेंगे हम अपवर्तीय क्या होता है। जो संख्याएं दी हुई संख्या से पूर्ण तरह विभाजित हो जाएं, तो जो हमें संख्याएं दी हुई थी वो क्या होंगी, हमारा अपवर्तीय होंगी। जैसे मैंने लिखा कि हमें संख्या दी हुई है 5, ठीक है। अब मैंने देखा 5 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये जो संख्या हमारी विभाजित हो रही है दी हुई संख्याओं से, तो इनको क्या बोलेंगे हम, ये दी हुई संख्या का क्या है, अपवर्तीय है। मतलब दूसरे शब्दों में देखें तो अपवर्तीय को हम क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। दी हुई संख्या के गुणज जो भी होंगे उसको हम क्या बोल देंगे, अपवर्तीय बोल देंगे। अब देखते हैं समापवर्तीय क्या होता है। जो संख्याएं हमारी दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्ण तरह विभाजित हो जाएं, ठीक है। तो जो विभाजित हो रही हैं उन संख्याओं को दी हुई संख्याओं का क्या बोलेंगे, समापवर्तीय बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा 4 8 12, 4 8 12 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे 24 है, 48 है,
72 है, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या है, ये हमारी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 या 2 से अधिक जो हमें संख्याएं दी हुई थी उनसे पूर्ण तरह विभाजित हो रही हैं। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, समापवर्तीय बोलेंगे। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। उसने बोला लघुत्तम समापवर्तीय बताइए क्या होता है। तो लघु का मतलब क्या होता है, छोटी। तो लघुत्तम मतलब हो गया छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्ण तरह विभाजित हो जाए। तो मैं अब आपसे पूछूं, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो रही है। हाँ, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या है, हमारी 24। तो इस 24 को हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा लघुत्तम समापवर्तीय। अब हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्तीय निकालने की कौन कौन सी विधि होती है। चलिए, तो सबसे पहली विधि देखते हैं लघुत्तम समापवर्तीय निकालने को, जैसे हम लासा भी बोलते हैं। सबसे पहली विधि कौन सी है, इसमें हमारी गुणनखंड विधि है। अब इसमें क्या होता है, हमें जैसे हमने समापवर्तक में किया था ऐसे ही हम इसमें करेंगे। अब सबसे पहले क्या है, हमें जो संख्या दी हुई है, जैसे उसने हमसे बोला 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्तीय निकालिए गुणनखंड विधि से। तो क्या करते हैं, इसको 2 तरह से कर सकते हैं। या तो हम इनको क्या करें, अलग अलग कर लें, इसके अलग अलग गुणनखंड कर लें। गुणनखंड में मैंने क्या बताया था, हम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से करते हैं। तो किससे करेंगे, 2 से कर लिया, फिर 2 से कर लिया, फिर ये 1 लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, हम 12 को जो भी गुणनखंड है हमारे उसको गुणा के रूप में लिख देंगे। मैंने बोला 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हम 2 की घात 2 कर लेते हैं। 3 एक बार आ रहा है तो उसको ऐसे लिख लिया। अब हमने देखा 16 को, 16 के हमने क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिए। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। फिर करा हमने 4 हो गया, फिर करा हमने 2 हो गया, फिर करा हमने 2। तो मैंने देखा कि 16 के अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखें तो क्या आ जाएगी, 2 की घात 4 आ जाएगी। अब गौर करने वाली बात है कि इन दोनों से हम कैसे लघुत्तम समापवर्तीय निकालेंगे। तो क्या करते हैं, जो भी हमारे इसमें सर्वनिष्ठ गुणनखंड होंगे, ठीक है, उसको लिखेंगे। बस याद हमें क्या रखना है, याद हमें रखना है कि जो भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड होंगे जिसकी घात ज्यादा होगी, हाँ फिर से सुनिए, जिसकी घात ज्यादा होगी उसको लिखेंगे हम। तो मैंने देखा यहाँ 2 की घात 2 है, 2 की घात ज्यादा है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो किसकी ज्यादा हो गई, 2 की घात 4। तो क्या लिखेंगे, 2 की घात 4। और उसके बाद जो भी गुणनखंड रह जाएंगे उनका भी गुणा करके लिख देंगे, उनका भी गुणा करके लिख देंगे। तो ये लिख दिया। तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 4 क्या होती है हमारी, 2 की घात अगर मैं देखूं क्या होती है, 4 क्या होती है, 16। तो 16 तिया 48। तो इसका लघुत्तम समापवर्तीय क्या आ गया, 48 आ गया। महत्तम समापवर्तक में मैंने बताया था जो भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है जिसकी घात कम होती है हम वही लिखते हैं। ठीक है, और लघुत्तम में मैंने बताया क्या, जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड होंगे और जिसकी घात ज्यादा होगी उसे लिखेंगे, और जो रह जाते हैं हमारे उनका भी गुणा करके लिख देते हैं। और दूसरा देखते हैं विधि कौन सी है हमारी। दूसरी विधि भी देखें तो हमारी क्या, वो गुणनखंड विधि है। उसमें हम क्या करते हैं, बस इतना करते हैं कि दोनों को एक साथ विभाजित करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने देखा दोनों को विभाजित करेंगे हम, 2 से विभाजित हो रहा है तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर देखा हमने ये 2 से जा रहे हैं दोनों, तो 3, ये 4। मैंने देखा 3 और 4 में सबसे छोटे से विभाजित करें तो 2 से हो सकती है, और जो संख्या विभाजित नहीं होती है उसको वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। जैसे 3 विभाजित नहीं होती तो 3 को 3 लिख लेंगे, 4 को 2 बार। फिर विभाजित किया हमने किससे, 2 से, नहीं होती 3 तो 3 को ऐसे ही लिख लेंगे, 2 को विभाजित कर दिया। अब क्या बच्चे, हमारे पास संख्या बची 3, तो 3 को विभाजित कर लेते हैं, 1 और 1। अब मुझे इनका गुणन इनका 12 का और 16 का मुझे लासा निकालना है। तो लासा मेरा क्या होगा, लासा मेरा होगा जो भी मेरे यहाँ गुणनखंड आए हैं अगर मैं उनका गुणा करके लिख दूं वही मेरा क्या होगा, लासा होगा। जैसे इसमें क्या है, 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी, तो ये क्या हो गया, मेरा लासा हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो ये क्या हो गया, मेरा लासा निकल के आ गया।